नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की सामाजिक की पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो शेखावटी की पीडीएफ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये परीक्षा में कुल 4 अंकों को पूछा जाएगा, एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, एक लघुतात्मक, 2 नंबर का। ठीक है। तो जर्मनी को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? ध्यान रखना 1871 में, और वर्साई की संधि भी 1871 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है यंग इटली की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? जोसेफ मैत्सनी ने। वहीं कई क्रांतिकारी था ये इटली का। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? तो जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? जर्मनी का। ठीक है, नाम से थोड़ा पता लगा सकते हैं। उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? तो एक नए युग का सूत्रपात। नेक्स्ट, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्द जुकाम हो जाता है, तो ऐसा किसने कहा था? ये जो स्टेटमेंट है ये दिया था मेटरनिक ने, ड्यूक ऑफ मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। इसके अलावा किसने एक स्टेटमेंट और दिया था कि इसने जोसेफ मैत्सनी को जो है सामाजिक का शत्रु कहा था। ठीक है, 2 स्टेटमेंट इसने दिए थे। नेक्स्ट, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया रिक्त स्थान उसका जनक कौन था? जर्मनी का। तो ओटो वन बिस्मार्क। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी इन्होंने कंप्लीट की थी। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? पहले बात तो कब हुआ? 1815 में। और किसने मेजबानी की? ड्यूक मेटरनिक ने, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यूनाइटेड किंगडम यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस सन में किया गया? 1707 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन किस सन में हुई? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोसेफ मैत्सनी कौन था? तो ये इटली का क्या था? क्रांतिकारी था। ठीक। नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो नेपोलियन एक शासक था, तो इसने जब शासन स्टार्ट किया तो उसको नेपोलियन की संहिता बोलते हैं, जो नियम बनाए। तो नागरिक संहिता 1804 ने जन्म आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त किया, कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, शहरों में कारीगरी की श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्त कर दी, यातायात व संचार व्यवस्था को भी जोड़ दिया, इसने सुधारा गया, सामान्य व्यवस्था को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो सारी बातें इन्होंने इसकी संहिता में ऐड की। नंबर 2, वियना संधि की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो इस संधि ने यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित कर दी, जिसमें पारंपरिक संस्थात्मक चर्च, सामाजिक भेदभाव, राजतंत्र और परिवार को बनाए रखा गया। इस संधि के तहत बोर्बो राजवंश को शासन करने का पुनः अधिकार दे दिया गया। तो ये वियना संधि है। ठीक है। और प्रशा, फ्रांस, इस प्रकार के कुछ 4 देश थे, उनके बीच में हुई थी। नेक्स्ट, ग्रिम बंधु कौन थे? उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया? तो ग्रिम बंधु जेकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम, इन दोनों को ग्रिम बंधु कहते हैं। जर्मनी के निवासी इन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएँ इकट्ठी की। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएँ इकट्ठी की है वे बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जा सकती थी। तो ये ग्रिम बंधु का योगदान था। रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? तो रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानीवाद भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमय भावनाओं पर जोर देता था। इसने एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और भाषा, सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने का बल दिया। ठीक है। नेक्स्ट है वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो वियना जो संधि थी इसके क्या क्या प्रमुख उद्देश्य थे? तो 1815 की वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य थे उन सभी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। तो जितने भी चेंजेज नेपोलियन ने अपनी संहिता में किए थे उन सबको इन्होंने खत्म कर दिया। भविष्य में फ्रांस की सीमाओं का विस्तार को रोक लगा दी, क्योंकि उन्होंने क्या करा? फ्रांस की सीमाओं को चारों ओर विभिन्न प्रकार के राज्यों की स्थापना कर दी। नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली कर दी। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम कर दी। तो इस प्रकार से ये वियना संधि के उद्देश्य थे। रूढ़िवाद क्या है? तो रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। रूढ़िवाद कहलाता है। यानी कि इस तरीके से वे लोग जो नया विकास नहीं चाहते, वे नया विकास तो चाहते हैं कुछ हद तक, लेकिन वो चाहते हैं कि धीरे धीरे विकास हो, एकदम से नई चीज़ नहीं चाहते हैं। ठीक है। जोल्वेराइन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो एक प्रकार का शुल्क संघ था। 1834 ईस्वी में प्रशा देश की पहल पर शुल्क संघ स्थापित किया गया था, जिसे जोल्वेराइन शुल्क संघ के नाम से जाना गया। जोल्वेराइन में अधिकांशतः जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। मुद्राओं की संख्या घटाकर 2 कर दी, जो पहले कितनी थी? 30 से भी ऊपर थी। जोल्वेराइन ने आर्थिक राष्ट्रवाद के आंदोलन को जन्म दिया, जिससे इस समय में पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत बनाया। तो एक प्रकार से शुल्क संघ था, विभिन्न प्रकार के टैक्स एक ही राज्य में लगते थे, उसको समाप्त किया इसने। ठीक है। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में कावूर की भूमिका को वर्णन करना है। तो कावूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। कावूर ने इटली को एक राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए कूटनीतिक संधियों पर सहारा लिया। उसने फ्रांस के साथ संधि की तथा ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को पराजित किया, जो इटली के उत्तरी हिस्से में एक विस्तृत क्षेत्र पर शासन कर रहा था। इससे उसे इटली
को एकीकृत करने के लिए आगे रास्ता तैयार मिला। एक ये जो है प्रशा देश का मंत्री था काउर, तो इसने इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। इसके अलावा जूसेफ गैरिबाल्डी और जूसेफ मैत्सिनी, इन दोनों ने भी एकीकरण में योगदान दिया था। ओटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया? ओटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा गया क्योंकि उसने 1848 में जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व का संभाला था तथा अपनी रक्त और लौह की नीति के द्वारा उसे पूरा किया था। ठीक है, तो इसे जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहते हैं, ओटो वान बिस्मार्क को। इस प्रकार से इस पाठ के जो शेखावटी PDF के प्रश्न है वो हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।